नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास समाचारों की। और दोस्तों, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट भी आपको बताएंगे, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों भारत और बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की। दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया में ये मैच जब खेला गया तो यहाँ टॉस जीता पहले बांग्लादेश ने और बांग्लादेश ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी दी गई भारत को। और भारत ने बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 184 रन 6 विकेट खोकर 20 ओवर में बना लिए थे। अच्छा खासा स्कोर था क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी काफ़ी जुझारू है दोस्तों। और यहाँ खेलने उतरी बाद में बांग्लादेश की टीम के 116 रन पर 6 विकेट आउट हो चुके थे। 13 ओवर बीत चुके थे। तब बरसात ने मैच में खलल डाला और उसके बाद में मैच काफ़ी समय तक रुका रहा। लेकिन जब दोबारा से मैच प्रारंभ होने की स्थिति बनी तो यहाँ नियमों के अनुसार टारगेट बदल दिया गया और टारगेट दिया गया 151 रन 16 ओवरों में बनाने के लिए। तो एक बार फिर से खेलने उतरी बांग्लादेश की टीम ने जुझारू प्रदर्शन करते हुए दोस्तों 145 रन 6 विकेट पर बनाए 16 ओवरों में, अर्थात 151 का टारगेट था। और लास्ट तक बहुत अच्छा खेल रहा और अंतिम ओवर तक, अंतिम गेंद तक ये गेम चलता रहा। लेकिन हसन और अहमद बहुत अच्छा प्रयास करते रहे। हसन ने काफ़ी शानदार तरीके से जुझारूपन दिखाते हुए मात्र 12 ही गेंद में अच्छे खासे रन भी बनाए, लेकिन वो जीत नहीं दिला पाए। और भारत ने ये मैच जो है 6 रन से जीत लिया और इसी के साथ ही अब अपने ग्रुप में भारत 6 अंक बटोर कर टॉप पर है। इसके साथ ही दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 3 नवंबर को उपचुनाव जो देश में है दोस्तों, उसको लेकर आज प्रचार प्रसार पूरे देश में थम चुके हैं क्योंकि 6 राज्यों की 7 विधानसभाओं के चुनाव है। कल वोटिंग पड़ने जा रही है। और कौन कौन से प्रदेश के हैं मैं जल्दी से बताऊं तो बिहार में 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र की भी एक सीट पर, तेलंगाना की भी एक, उत्तर प्रदेश की भी एक और उड़ीसा की भी एक, और हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा की एक आदमपुर सीट पर, जिसमें कुलदीप बिश्नोई दोस्तों कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे और उनके सामने थी सोनाली फोगाट, जिनकी अगस्त महीने में गोवा के एक होटल में दोस्तों संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई थी। भाजपा की नेत्री थी और वो कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव हारी हुई थी। लेकिन यहाँ इस सीट पर उपचुनाव क्यों हुआ हम बताएं तो आपको, कुलदीप बिश्नोई ने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके चलते ये सीट जो है वो फिर एक बार रिक्त हो गई और यहाँ भाजपा ने दोस्तों कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई को भाजपा की टिकट देकर मैदान में उतारा और भव्य का मुकाबला जो है वो यहाँ कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया जेपी जयप्रकाश को। जेपी के नाम से मशहूर है और दोस्तों यहाँ मुकाबला एक प्रकार से सीधी टक्कर में ही है। लेकिन इन लोग की तरफ से यहाँ कुर्डाराम नंबरदार भी है और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र भी मुकाबले में है, लेकिन वो मुकाबले में बहुत दूर तक पिछड़े हुए हैं। लेकिन मुख्य टक्कर दोस्तों यहाँ भव्य बिश्नोई और जेपी के दौरान दोनों के बीच में है। इसमें से कौन बाजी मारता है, यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों की दोस्तों जो चुनावी प्रतिष्ठा है, वो राजनीतिक प्रतिष्ठा है, वो दाव पर है। वो चाहे भजन लाल जिसका गढ़ रहा है ये दोस्तों पूर्व सीएम, उनकी बात हो या फिर कुलदीप बिश्नोई स्वयं, क्योंकि और चाहे भाजपा की ले तो दोस्तों आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की 3 हार हो चुकी है अब तक, इलाहाबाद ले या आसपास अन्य ले, लेकिन यहाँ से भी आदमपुर से भी भाजपा हारी थी। तो क्या अब भाजपा जीत का प्रदर्शन दोहराएगी? और दोस्तों हमारे बादरा क्षेत्र के नेताओं की चर्चा करें
तो बलवान पूनिया यहाँ कुलदीप बिश्नोई के पुत्र को हराने के लिए 3 बार अब तक यहाँ दौरा कर चुके हैं। और कृष्णा पूनिया भी कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में दोस्तों यहाँ दौरा कर चुकी है, प्रचार कर चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी देखते हैं मीनू बेनीवाल, कप्तान मीनू बेनीवाल दोस्तों लगे हैं भव्य बिश्नोई के पक्ष में प्रचार प्रसार करने। तो यहाँ कड़ा मुकाबला है और हॉट सीट है दोस्तों। हरियाणा की एकमात्र उपचुनाव है और इसलिए हॉट सीट बन गई, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों का जो राजनीतिक कैरियर है वो भी दांव पर है, पार्टियों की प्रतिष्ठा तक यहाँ दांव पर है। देखते हैं क्या रहता है चुनाव परिणाम। और दोस्तों 3 नवंबर को कल यहाँ मतदान होगा, 6 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। देखते हैं क्या रहता है परिणाम। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर, तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जैसे कुटिया में कल समापन हुआ 1 नवंबर को, 7 दिन तक चली थी। उसके बाद में आज से पुनः प्रारंभ हुई है बड़वा वाला मोहल्ले में दोस्तों। श्रीमद् भागवत कथा का जो वाचन है वो दोस्तों प्रसिद्ध वृंदावन के कथाकार रामनरेश वशिष्ठ द्वारा किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में महिलाएं आज उमड़ी दोस्तों कथा सुनने के लिए। तो 2 नवंबर से आज से 8 नवंबर तक इस श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। और इसका समय जो है वो दोपहर 2:15 से साय 5:15 तक का रहेगा। और श्री श्याम प्रेमियों की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बजरंग सहारण का जैसे ही धरना 42 दिनों पश्चात जो डुंगराना में लगा था वो समाप्त हुआ। सफल वार्ता प्रशासन के साथ किसानों की हुई और बीमा क्लेम देने का वादा किया गया। उसके बाद में दोस्तों एक बार फिर बजरंग सहारण ट्रैक नंबर 2 पर चल पड़े हैं और वही किसानों के समर्थन में एक फसल बीमा सहायता कैंप लगाने का एक जिम्मा संभाल चुके हैं। और रोज़ाना वो गाँव में ये जो बेल्ट है दोस्तों सावा की तरफ जाने वाला ये मार्ग है, डुंगराना मलसीसर बोजला कणाऊ घेऊ इस बेल्ट में दोस्तों जमकर बजरंग सहारण अपना अभियान चलाए हुए और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चाहे फसल बीमा क्लेम का मुद्दा हो या फिर और मुद्दा हो, किसानों के साथ लगातार लगे हैं। और आज घोषणा की है इस चीज़ की और कल इसको लेकर विधिवत गाँवों में कैंप भी लगेंगे, सभाएं भी आयोजित होगी जिसमें डुंगराना बोजला मलसीसर गोटड़ा खालसा हो, गोटड़ा पट्टा हो, रामपुरा हो, कुंजी कड़ाऊ नुआ घेऊ आदि इन गाँव में दौरे करके लोगों को जो फसल बीमा क्लेम है 2020 का जो रबी फसल का बीमा रुका हुआ है, क्या उससे पहले के भी किसी किसानों के बीमे रुके हुए हैं, क्या और रबी या अन्य खरीफ फसलों के बीमे किन किन किसानों के रुके हुए हैं। दोस्तों किसानों के लिए इसमें बाध्यता की गई है बजरंग सहारण द्वारा कि आप आधार नंबर जो है वो लेकर आए, आधार कार्ड लेकर आए और इसके साथ ही बैंक की पासबुक खाता संख्या ज़रूर आप शिविर में लेके आएँ। और अगर आपके पास पॉलिसी नंबर है तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कलेक्ट की जाएगी, पता लगाया जाएगा किन किसानों का बीमा क्लेम जो है वो रुका हुआ है। तो आज मलसीसर में दोस्तों सभा के दौरान बजरंग सहारण का ग्रामीणों ने स्वागत किया, क्योंकि एक सफल धरना प्रदर्शन का संचालन बजरंग सहारण ने किया। इस अवसर पर 5100 रुपये की माला भी बजरंग सहारण को ग्रामीणों ने पहनाई, लेकिन बजरंग सहारण ने इस माला को भेंट कर दिया गौशाला को। दोस्तों ये बजरंग सहारण की हमेशा आदत रही है। और जैसे भी पशु मेला जो गोगामेडी में हुआ था तो वहाँ भी किसानों ने बड़ी संख्या में इस प्रकार से माला पहनाई थी 11,000 रुपये की, और वो हाथों हाथ बजरंग सहारण ने जो है वो माला गौशाला में दान कर दी थी। तो इस प्रकार से अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों डाणी बेरवाड़ में बालाजी की मूर्ति का
मूर्ति की स्थापना हुई और शानदार कार्यक्रम हुआ। ग्रामीणों की तरफ से बड़ी संख्या में भीड़ थी और पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस मूर्ति की, बालाजी की मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर अनेकों कार्यक्रम हुए, प्रसाद का वितरण किया गया। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें धरना प्रदर्शन की, तो डुंगराना में बेशक धरना प्रदर्शन फसल बीमा क्लेम को लेकर समाप्त हो चुका है, बजरंग सारण के जो नेतृत्व में चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब आज तीसरा दिन हुआ। उपखंड कार्यालय के आगे टेंट लगाकर भाजपा के जो डुंगराना मंडल के कार्यकर्ता है, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता है, वो जमे बैठे हैं। और आज उन्होंने दोस्तों तीसरे दिन एक ज्ञापन सौंपा एसडीएम महोदया को, शकुंतला पचार को, और उस समय हम भी वहाँ मौजूद थे और दोस्तों एक कवरेज भी की और एक वीडियोस भी हमने अलग से इसकी बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आज शंकर बाकर के साथ खुलकर उस विषय पर बात हुई जो विषय संजीव बेनीवाल की टिकट से जुड़ा हुआ हो और जो विषय बलवान पुनिया के विकास कार्यों से भी जुड़ा हुआ है, और वो विषय जो टिकट की दौड़ में दावे कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बढ़िया के साथ भी जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बजरंग सारण का मुद्दा हो, किसान आंदोलन जो अभी समाप्त हुआ है, और चाहे वो जयदीप डूडी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, हर सवालों पर बेबाकी के साथ शंकर बाकर ने अपनी बात रखी और अनेक वहाँ जो किसान बैठे थे उनकी बातें भी सुनिएगा। दो इसके अलग अलग वीडियोज़ हमने बनाए हैं जो साफ संदेश भारत के यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिलेंगे और फेसबुक पेज पर भी आपको साफ संदेश भारत के मिलेंगे। तो ज़रूर आपने अगर हमारा फेसबुक पेज हो या जो यूट्यूब का चैनल है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस पसंद आए तो उसको आगे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, शहरों के जो सरकारी अस्पताल हो, सारे के सारे दोस्तों डेंगू मरीजों से आजकल अत्यधिक पेशेंट डेंगू मरीज के दिखाई देने लगे हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो प्रत्येक पंचायतों में अलग से बजट निर्धारित है इसको लेकर। हर पंचायत में 70,000 से अधिक का बजट इसको फॉगिंग को लेकर आदि छोड़ा गया है, लेकिन कहीं भी फॉगिंग का कार्य नहीं हो रहा है। और इसीलिए दोस्तों गाँवों से भी बड़ी संख्या में देहात से डेंगू के रोगी जो है वो कस्बे के विभिन्न अस्पतालों में आज आकर भर्ती हो रहे हैं को मजबूर है। चाहे वो कस्बा बादरा की स्थिति आप ले, नगर पालिका की तरफ से कहीं कोई फॉगिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है वर्तमान में। और ये मौसम, ये सीज़न दोस्तों जो कि सर्दी का आगमन प्रारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में वायरल इस सीज़न में देखा जाता है। और डेंगू का प्रकोप पिछली बार याद कीजिएगा आप, अस्पतालों में जगह नहीं थी, बड़ी संख्या में डेंगू रोगियों की मौतें भी हुई थी, क्योंकि दोस्तों डेंगू रोग में जिस प्रकार प्लेटलेट्स जो डाउन आती है प्रत्येक रोगी की, वो सबसे बड़ा चिंता का कारण है। और यही कारण है कि हर वो अभिभावक अपने उस पीड़ित को जो डेंगू से पीड़ित है लेकर अस्पतालों की तरफ भागने को मजबूर है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स नीचे आती है दोस्तों उसका हम घरों में हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा अगर हम नहीं ले तो मरीज की जान को बहुत बड़ा खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी देंगे। और आज 2 नवंबर को क्या विशेष दिन है। सिखों के चौथे धर्मगुरु रामदास का जन्म 1534 में दोस्तों आज ही के दिन हुआ था और धूमधाम से उनके अनुयायी जो है उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की महान हस्ती संगीतकार अन्नू मलिक का जन्म 1960 में आज के दिन हुआ था। और दोस्तों मैसूर फिल्मी अभिनेता शाहरुख खान का भी 1965 में आज ही के दिन जन्म हुआ था और उनके चाहने वाले उनका जन्म दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। और दोस्तों हम बात करें मंडियों के भाव की तो रावतसर से शुरुआत करते हैं। सरसों के भाव
6523, ग्वार के भाव 4415, नरमा के भाव 8500 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि एलनाबाद मंडी का जिक्र करें तो सरसों 6368, ग्वार के भाव 4465, नरमा 8413, कपास के भाव 8580 रुपये प्रति कुंटल रहे। नौर मंडी में सरसों 6450 बिकाए, ग्वार बिकाए 4371, जबकि सरसा मंडी में सरसों 6370, नरमा 8395 और कपास बिकाए 8666 रुपये प्रति कुंटल। पदमपुर मंडी में सरसों बिकाए दोस्तों 6220 और ग्वार बिकाए 4422, जबकि सूरतगढ़ मंडी में सरसों बिकाए 6212, ग्वार बिकाए 4396 रुपये प्रति कुंटल। संगरिया मंडी में सरसों दोस्तों बिका है 6380, जबकि ग्वार बिका है 4440 रुपये प्रति कुंटल। श्री गंगानगर मंडी में सरसों 6591, ग्वार के भाव 4526, जबकि आज की अंतिम मंडी आदमपुर मंडी में सरसों बिका है 1370, ग्वार बिका है 4411, नरमा बिका है 8480 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों आज मौसम आपने अजीब देखा होगा, धूप आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि स्मोक जो कि पंजाब में पराली जलाते हैं उसकी धूम है। दिल्ली के आसमान में आज धुआं जैसा और पूरा धुंधलापन आसमान में छाया रहा। उसी प्रकार का धुंधलापन उसी पराली के धुएं से, स्मोक से बादरा कस्बे का भी दोस्तों ऊपरी आवरण जो आसमान का है वो पूरा ढका रहा। सूरज के आज दर्शन नहीं हुए, क्योंकि पूरा आसमान जो है इस धुएं ने, उस गर्द ने जो है पराली जलाने के धुएं ने पूरा आसमान ढक लिया था। तो ये दोस्तों आज देखा जा रहा था और एक धुएं की अजीब सी गंध, भादरा की जो हवा थी, फिजा थी, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं दोस्तों, उस समय सभी ने महसूस की होगी दोस्तों। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल इससे घटता है और बहुत ही खतरनाक स्थिति ये होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं दिल्ली इसको लेकर काफ़ी परेशान, हैरान है। हर साल ये समस्याएं दोस्तों आम है और वर्तमान में तो दोस्तों पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब पहले कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो दिल्ली की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली को लेकर पंजाब के किसानों को बहुत भला बुरा भी कहा और दोस्तों इस पूरे प्रकरण पर और पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान भी लगाए थे और पैकेज देने की भी बात की। लेकिन कहाँ है वो पैकेज दोस्तों? पूरा दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास राजस्थान के भी बहुत से शहर इसी प्रकार से आसमान में इस धुएं के गुबार से दोस्तों ऑक्सीजन लेवल घटने के कगार पर है और लोग दुखी हैं। इसके अलावा दोस्तों 3 नवंबर को 21 से 33 डिग्री टेम्परेचर बादरा में कल रहेगा। 32 से 33 डिग्री मैक्सिमम बादरा में कल टेम्परेचर रहेगा। 27 से 30 देर शाम को भी रहेगा और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हल्की हवाएं चलेगी। 60 से 50 डिग्री टेम्परेचर दिन भर, देर शाम को बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं रहेगा। लेकिन फिर रात्रि को 30-40% बादल जो है वो आसमान को ढक लेंगे। और आज आसमान में बादल तो नहीं दिखाई दिए लेकिन ये धुआं ज़रूर दिखाई दिया और देर रात्रि को भी 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।